In this class, we'll start with social security. देखिए copy. आपने सुना है कि सरकार इंदिरा विधवा योजना के तहत विधवा को पेंशन देती है, ये सब सुने हैं? सरकार मनरेगा की बहुत सारी स्कीम होती है जो ब्लॉक से इम्प्लीमेंट होती है, सुने हैं ये सब? जो लोग डिसेबल होते हैं हमारे सोसाइटी में, उनको गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी के, आप वर्ड भले नहीं जानते होंगे पर ये जानते होंगे कि सरकारी अस्पतालों में उनको आर्टिफिशियल हैंड या आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया जाता है, लगवाया जाता है। सुने आप ये सब? अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज दिया जाता है, चावल, गेहूं, ये सब दिया जाता है, ये सुने आप? प्रोविडेंट फंड सुने हैं आप? ग्रेचुटी पढ़ा चुके हैं, ग्रेचुटी आप सुने हैं कि सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। ईएसआई आपकी क्लास में हो चुका है, ईएसआई एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। कहने का मतलब कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ लॉर्ड बेवरेज, हमारे लाइफ में there are some situations, there are some contingencies of life जहां या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल घट जाती है, हम काम नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। Either our working capacity is reduced or the working capacity is finished. और वैसी कंटिंजेंसीज या वैसी इमरजेंसीज जब हमारे लाइफ में होती हैं, तब हमको सपोर्ट चाहिए होता है, थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है। और ये सिक्योरिटी और ये सपोर्ट संभव नहीं है किसी आदमी के लिए कि वो अकेले मैनेज कर सके। सोसाइटी एज अ होल को मिल करके वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। बहुत सारा सिचुएशंस लाइफ का ऐसा होता है जहां हम अकेले फाइट नहीं कर सकते, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें मदद चाहिए सोसाइटी की, तभी हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। मेन बात याद रखिएगा कि सोशल सिक्योरिटी वैसे कंडीशंस में दिया जाता है जब या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है या फिर घट जाती है। अब वैसे कैसे कंटिंजेंसीज आए लाइफ में, किस तरह की कंटिंजेंसीज क्या हो सकती है? Sickness, don't write down, I'll give you the notes, पहले समझ लो। सिकनेस, क्या ये प्लान होता है कि आज हम बीमार पड़ने वाले हैं? क्या ये प्लान होता है कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है? क्या ये प्लान होता है कि फ्यूचर में किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को टीबी हो जाएगा? नहीं होता है। सिकनेस जब हम बोलते हैं तो हम बहुत छोटे टर्म्स में इसको समझते हैं, सर्दी खांसी बुखार 3 दिन 4 दिन वायरल फीवर हो गया, ठीक, सिक है, वी आर सिक। बट दिस सिकनेस कैन एक्सटेंड to a horrible disease, to some horrible diseases like cancer, brain hemorrhage, कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी जहां आप काम नहीं कर सकते। किसी को कैंसर हो जाएगा, क्या वो उस तरह काम कर सकता है? नहीं। ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाना चाहिए? क्या एम्प्लॉयर को उसको बाहर कर देना चाहिए? नहीं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो बाहर कर देगी, क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर कुछ नहीं सोचती है। अगर कोई एक बंदा उसको लग रहा है कि अच्छा इसकी एफिशिएंसी घट रही है, तो वो तो किसी न किसी तरीके से निकाल देगी उसको। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ इनैक्ट किया सोशल सिक्योरिटी को लेकर। बेनिफिट्स जब पढ़ाए थे, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस बताया था? स्टैट्यूटरी लॉ में है, देना ही देना है, राइट, देना ही देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। और नॉन स्टैट्यूटरी ये सिंपली एक बेनिफिट है, ये सिंपली बेनिफिट है। कंपनी चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती है। बस इतना समझो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी के बीच का डिफरेंस। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी के बीच का इतना डिफरेंस समझो।
नेक्स्ट आप जब सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा ना तो वो डिफरेंस उनको खुद ही क्लियर हो जाएगा, खुद ही बताने लगोगे। नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप सिकनेस की बात की, ये लाइफ की एक कंडीशन है कि नहीं, एम्प्लॉयड है और वो बीमार हो गया, तो ये बीमारी सर्दी खांसी बुखार है तो उसको कैजुअल लीव चाहिए, लीव तो चाहिए ना, वो कैसे काम कराएगा? उसकी बॉडी जवाब दे रही है, उसको काम नहीं कर सकता है, तो क्या एम्प्लॉयर को उसको निकाल देना चाहिए? अच्छा, क्यों गवर्नमेंट इतना मेहरबान होती है, क्यों सोशल सिक्योरिटी देती है? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आवर नेशन, सिकनेस हो गया पहला कंटिजेंसी लाइफ तब, maternity. Maternity is a natural phenomenon of life. There are so many women employees across the world who are working employed in an organization. Maternity एक ऐसी कंडीशन है लाइफ की जहां वर्किंग कैपेसिटी बहुत घट जाती है. Women are not fit to work post delivery. They cannot come back to work. Plus the child needs the mother also. तो वैसे अगर इसके पीछे कोई लॉ नहीं होगा, इस बात को समझा नहीं जाएगा, तो द मोमेंट women employee seek leave and this period is a long period, किसी की maternity period स्मूथ जा सकती है, किसी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा सकती है, और वैसे में women employees को सपोर्ट नहीं किया जाना एक तरीके से अत्याचार है, क्योंकि we have half the population, लगभग 50% women employee है, women आबादी है, उस कंडीशन में उनको किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलना, वर्क से फायर कर देना, तो एक तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी घट गई. सारी औरतें लग्जरी के लिए काम थोड़ी करती हैं कि बस ऐसे ही काम कर रही हैं. देयर आर वुमेन हु आर द ब्रेड वाइनर्स ऑफ होम. उनका उनकी सैलरी, उनको काम करना बहुत जरूरी है उनके भरण पोषण के लिए, उनके फैमिली के लिए. तो वैसे कंडीशन में एक तो वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल घट गई, उसके बाद उनको जॉब से निकाल दिया गया. क्या ये दुगना मार नहीं है? और आफ्टर डिलीवरी फिर कोई हायर भी नहीं करेगा कि शी विल नॉट बी कंसंट्रेटिंग एट वर्क. होगा ना ये एम्प्लॉयर के दिमाग में, शी विल नॉट बी कंसंट्रेटिंग एट वर्क, शी विल ऑलवेज वांट लीव, शी विल कंसंट्रेट मोर ऑन हर फैमिली. होता है ना ये चीजें. आज भी आईटी कंपनीज वगैरह में जैसे गैप हो गया 2-3 साल, देखो कितना भी लॉ आ जाता है, पर यही होता है कि प्राइवेट और पब्लिक में इस तरीके के डिफरेंस होते हैं, वो रहेंगे कि वो थोड़ा सा रिफ्रेन करते हैं कि वुमेन एम्प्लॉयज को नहीं प्रेफर करें. क्यों? सेम कारण से लीव चाहिए होगा, अब बच्चा है तो माँ बच्चे को छोड़ेगी नहीं, केयर करेगी, बीमार पड़ेगा बच्चा, तो वो बस थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना. And this does not go that difficult with a male employee. Children need their mothers more. इसीलिए मैटरनिटी एक लाइफ की कंटिजेंसी है जिसमें वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है. इसको भी हमारी गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया है एक लेजिस्लेशन, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. और आपको ईएसआई पढ़ाए थे, उसमें भी मैटरनिटी एक बेनिफिट है, याद है? उस सोशल यस मैम. हाँ, उस सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में भी मैटरनिटी इज अ बेनिफिट. सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में मैटरनिटी डाला हुआ है. थर्ड लाइफ की कंटिजेंसी क्या होगी, बताते जाइए. तीसरी लाइफ की कंटिजेंसी क्या होगी? डिसेबिलिटी. I've already told you that factories में या during the work या during the course of employment, जैसे course during the period of work और during the course of employment में क्या difference होता है? बैंक पीओ ऑफिस जाता है 9:30 बजे से 6 बजे तक, जब तक वो ऑफिस में उसका वर्क टाइमिंग वो है. लेकिन
जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है, जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है तो क्या उन लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के नहीं भेजा जाता है? पोलिंग बूथ पे सारे ऑफिसर्स कहाँ के होते हैं? कहीं ना कहीं तो वो एम्प्लॉयड ही होते हैं ना। तो अगर वहां उनको कुछ हो जाएगा तो क्या वो वर्क पे या ड्यूटी पे नहीं कहलाएंगे? वो कहलाएंगे। दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंपनी मान लो कि कैब देती है आने के लिए, ठीक है, आने के लिए कैब देती है, पिकअप करती है और ड्रॉप करती है। अब मान लो कि आधे समय कैब का एक्सीडेंट हो जाए और एम्प्लॉय वहां डिसेबल हो जाए या डेथ हो जाए उसकी, तो क्या वो ऑन ड्यूटी नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो इसी तरीके से डिसेबलमेंट, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, एक तो एक्सीडेंट हो गया, वो काम नहीं कर सकता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत घट गई, हाथ टूट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, और आप उसको जॉब से फायर कर देंगे एम्प्लॉय, क्या ये जस्टिफाइड है? इनह्यूमन नहीं है? ये इनह्यूमन होगा ना? यस इसीलिए ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए, और बात सिर्फ एक एम्प्लॉय की नहीं होती है, बात उसके डिपेंडेंट्स की भी होती है। उसके पीछे मान लो उसके 2-3 बच्चे हैं, वाइफ है, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? Why is social security important? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 4 में ये मेंशन किया हुआ है कि द स्टेट शैल विद इन द स्कोप ऑफ इट्स लिमिट्स बी वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल। हम लोग वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करते हैं। जो यहाँ सरकार है उसको ये यहाँ के लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। ये संविधान में लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई डिसेबल हो गया तो उसको छोड़ दो मरने के लिए, यानी समाज का भला करने के लिए सोचना है। इतना अनाज वगैरह क्यों दिया जाता है? कि खाने के लिए, तो मत छोड़ दो फिर खाने के लिए। ओके, ये डिसेबलमेंट हुआ। इसके ऊपर भी एक्ट इनैक्ट किया हुआ है, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, ईएसआई एक्ट 1948। इसमें डिसेबलमेंट को लेकर के सारे प्रोविजन, सारा प्रावधान दिया हुआ है। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन के शेड्यूल में 4 शेड्यूल है उस एक्ट का, जिसमें से कि एक शेड्यूल में ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये उंगली टूट गई तो कितना परसेंट डिसेबल हुआ, ये टूट गया तो कितना परसेंट हुआ, ये हाथ चला गया तो कितना हुआ, पूरा हाथ चला गया तो कितना हुआ, इस तरीके से। तो टोटल डिसेबलमेंट कभी कभी 100 से ज्यादा भी हो जाता है। जोड़ोगे 10% ये 30% ऐसे करके 100 से उससे ज्यादा भी हो जाता है 100% से। तो 100% से कम डिसेबलमेंट पार्शियल हुआ, 100 से ज्यादा डिसेबलमेंट टोटल हुआ। नेक्स्ट, ओल्ड एज। ओल्ड एज एक ऐसा सिचुएशन है ना लाइफ का जहाँ पर आप पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, अभी क्लास कर रहे हैं, फिर नौकरी करेंगे, नौकरी में एक्स्ट्रा आवर्स भी कर लेंगे, बेहतर प्रोविजन भी ढूंढेंगे। ये सब कब तक चलेगा? जब तक आपका एक एज ना हो जाए। आफ्टर 55, आफ्टर 60, will you be able to work with the same efficiency? No. कोई बीमारी हो जाती है, बॉडी जवाब देने लगती है। What will they eat after working? काम करने के बाद, हाँ, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके। क्लर्क या उससे नीचे जो अब सरकारी नौकरी थोड़ा बहुत पैसा देने लगी ना, लेकिन 6 पे कमीशन के पहले 30-20 का रूल बनाया जाएगा, हो जाएगा। सारे लोग हमारे लिए जब आप एक्सपेंसेस करने लगिएगा तो आपका बजट कभी भी बजट में होता ही नहीं। तो ये भी दिमाग में कि पापा है इसलिए नहीं, पापा पैसा भेजेंगे यार, किसी है। So, talk about old age. After an age, आपको आप कमा के आप खाएंगे कैसे? कमा के लाइफ तो आप बचेंगे, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाए।
ये गवर्नमेंट देता है ना। प्रोविडेंट फंड क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो ये देखा क्या कि जैसे और भी चीजें और आपके आत्मसम्मान के लिए, सपोज किसी के बच्चे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ओल्ड एज, होता है ना ऐसा, तो उनका आत्मसम्मान क्या होगा कि उनका अपना पैसा है, वो खा पी सकते हैं आराम से, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इन द नटशेल व्हाट आई वांट टू से इज कि ओल्ड एज भी लाइफ की एक ऐसी कंटिजेंसी है जहां पर आपको दवा की जरूरत है, आए दिन आप बीमार पड़ेंगे, एटलीस्ट आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहेंगी, पैसा रहेगा प्रोविडेंट फंड का, तो आप खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इस एक्ट में है, ये साइड में है क्या कवर्ड? अनएम्प्लॉयमेंट में एक ऐसी कंटिजेंसी है, सपोज करो कोविड में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ना, निकाल दिया बाहर। मान लो रिट्रेंचमेंट होता है, सरप्लस वर्कर्स को निकाला जाता है या क्लोजर हो जाता है। आप एग्जिट पॉलिसी वगैरह पढ़े हैं? जानते हैं इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दी जाती है। तो जब बंद कर दी गई तो वो सारे वर्कर्स को तो निकाल दिया, अब वो कहाँ जाएंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है तब तक जब तक कि आप दूसरी नौकरी में ढूंढ लें, क्योंकि तुरंत अगर नौकरी चली जाए तो वो कहाँ से अपनी आजीविका चला सकेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर तबके के लोगों को तो फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई उनकी तो प्रेस्टीज की भी बात है ना, नौकरी चली गई, पढ़े लिखे नौकरी चली गई, आपका एक सबका एक्सपेंस अपने हिसाब से होता है कि नहीं? आप कार की ईएमआई भरते हैं, आपको बहुत जरूरी लगता है कार की ईएमआई, और लोग ऐसे ही हैं जिसको सुबह का पता नहीं कि शाम को हम खाना खाएंगे कि नहीं, है ना ऐसे लोग? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में अगर उनको अनएम्प्लॉयड ही छोड़ दिया जाए तो समाज खराब होगा कि नहीं होगा? जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अब खाना तो चाहिए, बच्चों का पेट तो भरना है किसी तरीके से, बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास तो ले जाना है, वरना शायद उसकी डेथ भी हो सकती है, तो चोरी करना शुरू करेगा। अगर विमेन एम्प्लॉयज को इस तरीके से किया जाए, पहले ऐसा होता था, मिल्स वगैरह बंद होती थी, इतना कम्युनिकेशन नहीं था जो आज था, और उस एरिया के लोग इतने गरीब थे कि वो माइग्रेट वगैरह ये सब नहीं सोच पाते थे। There was a rise in women prostitution. There had been a rise in जो लोग अपने बच्चे बेच देते हैं, आपने देखा ना आदिवासी वगैरह झारखंड उड़ीसा में आज भी बहुत इंटीरियर लोग हैं जो लोग बहुत गरीब होंगे, they'll sell off their children. अच्छा ठीक है, नौकरी बन के रहेगा ना किसी के यहाँ, खाना तो मिलेगा ना इसको, और उसको बेचने से उसको फैमिली को भी तो पैसा मिलेगा। हम यहाँ खड़े होकर बहुत एथिकल और नॉन एथिकल ये बातें कर लेते हैं, ये गलत है ये सही है, but we should step into their shoes and understand कि जब भूख लगी हो और खाने के लिए पैसा ना, और ये भी पता हो कि आप आगे के दिनों में भी नहीं खा सकते हैं, तो लोग ऐसा ही करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। तुम्हारा बच्चा रोता रहेगा तो रोता रहेगा तो तुम चोरी करोगे, उसका पेट भरेंगे। विमेन एम्प्लॉइज वगैरह को मिल से निकाल दिया जाता था, कितनी कंडीशंस खराब होती थी। They went into prostitution, they went into trafficking, रॉबरी, डकैती। समाज में ये सारी चीजें बढ़ जाती अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं रखा जाए। तो ये बहुत थॉरली रिसर्च्ड चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। नेक्स्ट, इसमें वर्किंग कैपेसिटी जीरो हो जाती, खत्म हो जाती, डेथ हो गया। अब डेथ हुआ, वो तो डेथ हुआ। आप सोच सकते हैं कि किसी ब्रेड माइनर की एक फादर है घर में जो पैसे कमा रहा है, उसके पीछे 3 बच्चे, किसी तरह एजुकेशन होता है, किसी तरह खाना पीना चलता है, किसी तरह, और उसकी डेथ हो जाए सर, तो उसकी तो पूरी फैमिली रोड पे आ जाएगी, उसका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा। तो संविधान का रूल कहाँ से सिद्ध होगा कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट? आप बोल सकते हैं क्या? अगर सरकार ये बोलती है तो उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। तो
डेथ में बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऐसी बनाई गई है जिसमें आपने कंपनसेटरी नौकरी के बारे में सुना है, अनुकंपा पे नौकरी होता है ना कि अगर डेथ हो जाता है तो या तो उसके बेटे को या वाइफ को दिया जाता है। ऑफ कोर्स बहुत चीजें उसमें देखी जाती है, एचआर पॉलिसी होती है उसकी, एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाता है कि उसका कितना है, और जैसे ग्रुप सी में कोई है तो वो जितना उसको ग्रुप डी में डालेगा। देखिए हाँ, इंटरनल एग्जाम्स का ऑप्शन ओपन होता है अगर वहाँ है, लेकिन कम से कम उसका सोर्स ऑफ इनकम तो रेगुलराइज रहता है। नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है। डेथ हो गया, अब ईएसआई में जो वर्कर्स होते हैं, डेथ बेनिफिट हो गया, कंपनसेशन अब इसमें कि अगर एक्सीडेंट वगैरह से हुआ, डेथ हो गया तो इतना पैसा मिलेगा। पीएफ में है कि डेथ हो गया तो इतना पैसा मिलेगा, ग्रेच्युटी में है कि डेथ हो गया तो इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन ईएसआई में एक और बहुत अच्छा प्रावधान है, इट्स अ वेरी गुड प्रोविजन इन ईएसआई, एंड ईएसआई इज अ वेरी, आप देखेंगे कि सारा सोशल सिक्योरिटी लगभग ईएसआई में कवर्ड, और ये वर्कर्स के लिए था। There are 9 social securities which are covered in ESI, and this was not just an act in India, but it was a revolutionary social security act in the entire Asia, Southeast Asia mostly. उसमें ये प्रोविजन दिया गया है, हमारे यहाँ ये है ना कि अंतिम संस्कार को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। कोई मर गया तो उसका अंतिम संस्कार तरीके से होना बहुत जरूरी है, राइट? अब आप बताइए, एग्जाम्पल लीजिए, कोविड में के पास बहुत सारी लाशें थी ना, ठीक, लोग अपने अपनी लाश को बना दी, लोग जिनके घर के कुछ लोगों ने लाश छोड़ दिए थे गंगा में बहा दी। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके पास जो अपना गहना जेवर सारी सेविंग्स बेच करके इलाज कराया किसी मेंबर का कोविड में, और वो नहीं बचा, किसी से कर्ज लेकर के कराया और वो नहीं बचा, उसके बाद उसको ये ठिकाना नहीं है कि जितना कर्ज हम लिए वो वापस कैसे करेंगे, क्या वो अंतिम संस्कार में पैसा खर्च करने लायक बचेगा? वहाँ क्या किसी अच्छे फैमिली के लोगों की लाश गई थी? सब गरीब लोग थे, जिससे इतना हाहाकार हुआ कि पेट्रोल से जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एथिक्स लोगों का कहा गया। जब भूख लगती है, जब पैसे की जरूरत होती है, सब एथिक्स खत्म हो जाता है। क्या आप समझ सकते हैं? थोड़ा सोचिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, तो ये सोच भी पाना बहुत मुश्किल है आपको। लेकिन उसके लिए सोचिए जिसने की किसी वाइफ ने अपने गहना जेवर बेच दिया और फिर भी उसका पति जो कमाता था वो बचा है। अब वो बच्चों का पेट पालेगी कि अंतिम संस्कार भी एक पूरा का पूरा तमाशा बन गया था ना, इतना इतना पैसा लिया जा रहा था, तो क्या करेगा? इसीलिए ईएसआई में डेथ प्रोविजन में ये है कि फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाता है, यानी उसका अंतिम संस्कार तरीके से हो जाए। इसके लिए 15,000 है शायद, 15,000 रुपया, क्योंकि लकड़ी चाहिए होती है, उसको जलाने के लिए सामग्री चाहिए होती है, पूजा होती है, हमारे ये है ना कि जलना चाहिए, अंतिम संस्कार तरीके से होना चाहिए, ये हमारा कल्चर में है। कुछ पंडित लेता है, कुछ बहुत सारा है, खिलाया पिलाया जाता है, समाज में रहते हैं हम, तो पैसा कुछ घर के बड़े बेटे को दिया जाता है। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो सम अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, उसको दिया जाता है डेथ बेनिफिट के तहत, फ्यूनरल बेनिफिट, बेनिफिट तो दिया ही जाता है। हाँ, उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है, प्रोसेस होता है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो और ये कितनों के लिए है, ये जो ईएसआई बता रहे हैं, दैट इज वैलिड अप टू 21,000 सैलरी जिसकी है वो ईएसआई में कवर होते हैं। तो 21,000 क्या ही सैलरी होती है, उसमें कि पूरा फैमिली चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत, उनको बहुत जरूरत है इस तरह की हेल्प की, चाहिए ना। तो ये है कंटिजेंसी लाइफ की, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया कि सोशल सिक्योरिटी क्यों क्या होती है, समझ में आया। वैसी कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ जिसके कि वर्किंग कैपेसिटी या तो एकदम घट जाती है या फिर खत्म हो जाती है, उसमें हम अपने आप को अकेले हेल्प नहीं कर सकते हैं, वी नीड अ सोसाइटी
to help us through some source, through some organization. This is known as social security. अब एक चीज समझिए, हमारी जो आबादी है भारत की, इसको आप दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक जो फिजिकली एंड मेंटली फिट है, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली फिट है, डू entire population can be divided into two different parts. One physically and mentally fit, और दूसरे जो physically और mentally fit, unfit सर, ठीक है। हमारी आबादी में यही है, यही दो मेन कैटेगरी, एक जो फिजिकली मेंटली फिट है, आप लोग हम लोग जो काम कर सकते हैं, और दूसरे जो फिजिकली या तो फिजिकली फिट नहीं है काम करने के लिए या मेंटली फिट नहीं है काम करने के लिए। अब ये जो फिजिकली और मेंटली फिट है, इसमें से एक आबादी ये होती है कि नहीं, दे आर विलिंग टू एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जैसे आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आप कोर्स खत्म करेंगे तो आप नौकरी की तलाश में, but there is yet another category, they are unwilling to employ. उनकी कोई चाहत नहीं है काम करने की। जैसे किस तरह के लोग आएंगे, बता सकते हैं, सोच सकते हैं आप? वेरी गुड। रिच क्लास की विमेन, उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए नहीं, और बात सिर्फ जरूरत की नहीं है, उनके स्टेटस के ये खिलाफ होता है कि दे आर गोइंग आउट एंड वर्किंग, राइट। साधु संत, साधु संत वो काम नहीं करना चाहते, बच्चे दे आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड नहीं होते, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साधु संत ऋषि मुनि है तो वो जिंदा तो है ही। सब विमेन फैमिली प्रेशर की वजह से बहुत सारी विमेन काम नहीं कर सकती है। सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, बहुत जो कट्टर होते हैं, वो भी काम नहीं करना चाहते हैं। चलो वैसे लोग हो गए अनविलिंग टू एम्प्लॉय। जो विलिंग टू एम्प्लॉय है, जिनको काम करने की इच्छा है, उसमें भी दो कैटेगरी होगी, the one who is employed right now and the one who is unemployed. जो लोग काम कर रहे हैं, I am employed, you are unemployed, लेकिन आप हम दोनों इस कैटेगरी में आते हैं ना। आपकी चाहत है कि आप यहाँ से निकल के फिर एम्प्लॉयमेंट कीजिएगा, किसी कारणवश अभी अनएम्प्लॉयड है, या तो आप स्टूडेंट है इसलिए अनएम्प्लॉयड है, या किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, वो थोड़े दिन के लिए नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन ही इज विलिंग टू एम्प्लॉय, राइट। इतने लोग तो ठीक है, लेकिन आपको सरप्राइज होगा ये बात जान करके कि इतने लोग लगभग सिर्फ 33% हैं, ओनली 33% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए, अनएम्प्लॉयड को 1 + 2 + 3 कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, 67% बचा। इन 33% का अगर जॉब सिक्योर नहीं हुआ और सोशल सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो क्या इस 33% से इस 67% पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। समाज का 50% से ज्यादा आबादी अगर इसी पे डिपेंडेंट है,
आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना, और बहुत बड़ी आबादी है आप लोगों की, तो सोचिए कि 50% से ज्यादा अगर वहाँ एम्प्लॉयड हैं तो क्या उनको सोशल सिक्योरिटी देके गवर्नमेंट सिक्योर करके एक अच्छा समाज का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? तो सोशल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक और बात समझिए, एक नया कॉन्सेप्ट, इसको राइट डाउन, क्योंकि ये हम लिखवाते समय नहीं लिख पाएंगे, ये फिगर आप बता दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। दिख रहा है अभी? यस यस मैम, थोड़ा सा राइट पे तरफ। वेट, हाँ थैंक यू मैम। यस मैम। जैसे गेट होता है तो वो कंपनी को शट डाउन करना चाहिए कि नहीं? अगर माइनिंग करते हैं तो डेट कर दिया करते करते भी लग सकता है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी बताया ना, या पीछे एंगेजमेंट या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते करते भी डेथ होता है, तो खाना पानी पर जाते हैं, आगे जाके करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। अभी लाइफ आप लोग बीपीएससी वगैरह देने का मन किया, ये सारा प्रोसेस ये सम्मान है जिन्हें का जिन्हें का एक रूम में बैठ के एक ही रूम के बाहर नहीं सोच सकते आप बाहर बिजनेस करेंगे तो आपका दुनिया का बात होता है। तो शायद समय सीमा है रिटर्न रिटर्न अभिषेक के नाते लिखिए। यस मैम। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। सोशल सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, एक सोशल असिस्टेंस और दूसरी सोशल इंश्योरेंस। आप नाम देख के बता सकते हैं कि कौन सा इसमें एम्प्लॉइज को मिलता होगा और कौन सा नॉन एम्प्लॉइज को मिलता होगा, सही? बोलो, तुम बताओ। What's your name? आकाश, तुम बताओ किसको मिलता है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, तुम काम करते हो, तो सिर्फ तुम ही इंडिया के मेंबर थोड़ी हो, बाकी ऐसे भी तो बहुत गरीब लोग हैं जिनको असिस्टेंस चाहिए, जिनको हेल्प चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए। क्या सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है? सोचती है। सोशल इंश्योरेंस वो एम्प्लॉयड को मिलता है, जो इंश्योर्ड होता है, ठीक है? और सोशल असिस्टेंस नॉट अनएम्प्लॉयड, द रेस्ट सिटीजंस। सोशल इंश्योरेंस के बारे में आपने ईएसआई जब पढ़ा तो ईएसआई में यू स्टडीड दिस ना कि एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट? तो सोशल
इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जब इंडिया में लाया गया तब ये ज्यादा असिस्टेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस इसलिए बन गया क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है। थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लोड गवर्नमेंट पे नहीं पड़ता है। आप उतने 7-8 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में एम्प्लॉयड है सरकारी नौकरी में, आप सोचिए कि उनको उतना पैसा दिया जाना बिना किसी कंट्रीब्यूशन का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी कंडीशंस वैसी नहीं थी। आजादी के बाद वी हैव ग्रेजुअली रिसरेक्टेड फ्रॉम देयर। तो फंड और इकोनॉमी के हिसाब से भी सोशल इंश्योरेंस अच्छा होता है, क्योंकि आप पीएफ का पैसा क्या होता है, 12% आप ही तो देते हैं अपने सैलरी का और 12% एम्प्लॉयर देती है ना। पीएफ कैसा होता है, कंट्रीब्यूटरी होता है, 12% आप भी देते हैं और 12% एम्प्लॉयर देता है। ईएसआई में वर्कर भी देता है और एम्प्लॉयर भी देता है, खाली ग्रेचुटी है जिसमें कि एम्प्लॉय को नहीं देना होता है contribution। लेकिन असिस्टेंस उन लोगों को दिया जाता है जिनका एक मींस टेस्ट होता है, एक नीड टेस्ट होता है। You have to prove that you have no means to livelihood। जैसे इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, डिसेबिलिटी अन्नपूर्णा योजना, चावल गेहूं मिलता है ना, तो ये क्या नॉर्मल लोगों को मिलता है? नहीं। इसके लिए आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड वगैरह, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड आपको गवर्नमेंट को फिनिश करना होता है, तब वो कार्ड बनता है और तब आपको पैसा मिलता है। अलग अलग योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं, ठीक है। तो सरकार उन लोगों को असिस्ट करती है जिनके पास कोई मींस नहीं है। लेकिन आप जब इंश्योर्ड होते हैं तो आपका मींस थोड़ी देखा जाता है। अगर आपको 50,000 सैलरी है तो भी पीएफ कटेगा, 20,000 सैलरी है तो भी पीएफ कटेगा, कटता है ना। तो आपका कोई मींस टेस्ट नहीं होता है। आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा और आपको पीएफ कटेगा। उनके लिए एक मींस टेस्ट होता है। इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों करता है ना। असिस्टेंस का पैसा कहां से आता है? सरकार फ्री में देती है, आप सोच सकते हैं। थ्रू टैक्सेस। हाँ, हम जो टैक्स पे करते हैं उससे सरकार फिर ये सब योजना लाती है। ओके, सोशल असिस्टेंस कंप्लीटली गवर्नमेंट का होता है। इसमें ऐसे होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दी आधा पैसा, स्टेट गवर्नमेंट दी आधा पैसा, कुछ योजना में कुछ में सेंट्रल ज्यादा पैसा देती है, किसी में स्टेट का परसेंटेज है, अलग अलग योजना। सेंट्रल प्लस स्टेट पैसा दी, जो आया वो फिर लोगों में बटा रेवेन्यू से। मनरेगा सुना है? मनरेगा कैसे काम करती है? ब्लॉक के थ्रू सोशल सिक्योरिटी दिलवाती है। ब्लॉक में मिलता है ना उसका पैसा वगैरह, यस मैम। तो वो पैसे काम करती है। Did you understand social security? अब सोशल सिक्योरिटी का लॉ पढ़ेंगे जब हम, अगला लॉ कौन सा होगा? प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। पीएफ पढ़ेंगे हम, ईएसआई को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि क्लास में बहुत स्टार्ट में हुआ था एंड स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट। आई वांट यू टू लर्न दैट लॉ। और ग्रेजुएटी भी एक क्लास लगेगा सिर्फ, अगला क्लास पीएफ। सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। अब आप लिख लीजिए, थोड़ा सा उसको खुद से पढ़िएगा और ज्यादा क्लियर होगा। राइट डाउन। ILO defines International Labour Organization. ILO, International Labour Organization, defines social security as the security, social security as security that society furnishes. Define social security as the security that society furnishes through appropriate organization, through
appropriate organization against furnishes through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed, to which its members are exposed. These contingencies, you can write that. These contingencies can't be faced by the person alone. These contingencies can't be faced by the person alone. The major 6 contingencies are देखिए पहला क्या होगा, sickness, लिखते जाइए 6 sickness, maternity, disablement, old age, unemployment and death. Right on. Next you write characteristics of, no, not like this. Wait. So 6 contingencies लिख लिया. Now you write scope of social security. First you write down objectives of social security. Objectives of social security. First bullet points करके लिखते जाइए फटाफट. To continue income of the employee. To continue income of the employee. Second, to continue income of the employee. Second, to support in livelihood of the employee. Support in livelihood of the employee. Livelihood of the employee. Next, to prevent the social problems. To prevent the social problems. To prevent the social problems in case of contingencies of life. To prevent the social problems in case of contingencies of life. Bracket. Contingencies of life. Bracket में लिखिए robbery, comma trafficking, comma prostitution, okay. Next, write down full utilization of working efficiency. Full utilization of working efficiency on hazardous work. Hazardous work जो बहुत खतरनाक काम होता है उसको करेंगे लोग कैसे? हाँ, hazardous work. HAZARD, hazard, OUS, hazardous work. आज यही तक रहने दो. In the next class.